कोई और नहीं कोई है। ऐसा वाकया अगर आपका कभी हुआ हो बाबर के साथ, कोई इंसिडेंट हो? बाबर के साथ, जी जी जी, बाबर के साथ एक इनफैक्ट बाबर जितने यू नो बाबर को देख के लगता है ना कि वो कुछ नहीं वो बोलते और वो कुछ नहीं करते, तो मस्ती उनमें थोड़ी सी मौजूद जरूर है। थोड़ा सा शाय लगते हैं सर मुझे वो। याद है, शायद हाँ वो है, मतलब मैंने भी जितना मेरा कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बट एक इनकाउंटर जो मुझे नहीं भूलता है। सो हम दुबई में थे लास्ट ईयर, पीएसएल चल रहा था, और दो मैचेस के बीच में गैप जो होता है, उसमें एक टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दूसरी टीम के जो है ना वो इंटरव्यूज और वो सेरेमनी और वो सब चल रही होती है। तो मुझे याद है, मैं आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय इंटरव्यू, मैं मैन ऑफ द मैच का इंटरव्यू करने वाला था वहां पर। कराची किंग्स की साइड में प्रैक्टिस चल रही थी एंड बाबर वाज हिटिंग द बॉल ऑन द नेट्स, जोर जोर से ना शॉट वो मार रहे थे। तो मैं बाबर की तरफ मुड़ा हूं, क्योंकि मैं इंटरव्यू मेरा शुरू होने वाला था। मैं मुड़ा हूं, बाबर भाई मेरा इंटरव्यू है, हल्के से शॉट मारी यहाँ मुझे लग ना जाए, मैंने उसको सिर्फ ऐसे ही ये बोला है। मैंने जैसे ही इसने बोला है, उसने और जोर जोर से शॉट्स मारना शुरू कर दिए नेट पे। और मैंने उसकी तरफ देखा है तो ही गेव मी दैट वो स्माइल, एक स्mirk होती है, स्माइल होती है, स्माइल दिए। शायद दूर से जरूर लगते हैं, लेकिन उनकी एक एंटरटेनिंग साइड भी है, बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग, मेरी उनसे कोई बहुत दोस्ती या कुछ इस तरीके की नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हमारे शो के सबसे पहले मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैजान नजीब साहब। इनको आपने अक्सर पीएसएल के मैचेस में इंटरव्यू लेते भी देखा होगा और ये टीवी चैनल के लाइव शो पे भी आते रहते हैं। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, सब खैरियत है? यस सर। सर आपकी कैसी फीलिंग, क्रिकेट स्टूडियो में आप हमारे पहले मेहमान हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे सबसे पहले इनवाइट किया, एंड मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड इट्स गुड टू सी कि आप जैसे यंगस्टर्स जो हैं, वो जो एजुकेटेड हैं और वो इस बैकग्राउंड से आते हैं और इस फील्ड में काम करना चाहते हैं और इसको एज एन ऑप्शन देखते हैं। सो ग्लैड टू सी पीपल लाइक यू कमिंग हियर और इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर फर्स्ट एपिसोड। सर हम भी आपका बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। देन वेलकम, यू आर मोर देन वेलकम। तो गाइस आप सवाल नजीर साहब से सवाल और जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से वीडियो को करिए लाइक, क्योंकि वीडियो होने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग। और जो लोग मेरे चैनल पर नए, करिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ लगे बेल आइकन भी करिए लाजमी से प्रेस। और पुराने लोग मुझे कर लीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो, cricket__studio। सर पहला सवाल शुरू करें। बिल्कुल करें। और अली ने जो अभी कहा है, इनको सब्सक्राइब करें प्लीज। मैं फैजान नजीब भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अली को जरूर फॉलो लाजमी करें। लाजमी सब्सक्राइब करना। सर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वेटा ग्लैडिएटर टीम के साथ? क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आई थिंक उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक फैमिली लाइक एक्सपीरियंस रहता है। बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरीके का माहौल होता है, आपने उनको टीवी पे भी देखा होगा, जो नदीम उमर साहब हैं और उनकी जो फैमिली है, वो कितने क्रिकेट के बड़े फैंस हैं। और आप कभी उनकी अगर उसमें चले जाएंगे ना, जो बॉक्स में जब मैचेस चल रहे होते हैं और उनका मैच चल रहा होता है, रियल जो पाकिस्तान के क्रिकेट की एसेंस का पैशन है, वो आपको जो है वो उस बॉक्स में जाके दिखेगा। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, नॉट ओनली वर्किंग विद देम, बट उनके साथ मैचेस देखने में भी बहुत मजा आता है। सही सर, है। सर दूसरा सवाल है, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम? कहाँ से आपका ताल्लुक है सर? मैं कराची से हूँ, द सिटी ऑफ लाइट्स, जहाँ आजकल लाइट थोड़ी ज्यादा जा रही है, बट या बिलोंग टू कराची। और वहीं रहा हूँ बचपन से, पैदा भी यहीं हुआ था और रह भी यहीं रहा हूँ। Sir, your experience with Jubilee Insurance and with celebrities such as Bilal Ashraf and Fawad Alam. वेल, जुबली इंश्योरेंस के साथ आई थिंक कभी कभी आपके लाइफ में आप चीजें प्लान नहीं करते हैं, बट एक ऐसी चीज आ जाती है जो आपके नसीब में लिखी हुई होती है। दैट वाज वन ऑफ द एक्सपीरियंस वर्किंग विद जुबली इंश्योरेंस। वंडरफुल पीपल ए टू वर्क विद। मतलब आपको फील नहीं कराते कि आप एक आउटसाइडर हैं या बाहर से आए हुए हैं। द वे दे उनका जिस तरीके से प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है काम करने का, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है जुबली के साथ काम करने का। ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेन स्पॉन्सर्स ऑफ पीएसएल है, तो उनका जो शो है वो भी काफी मेजर शो है, तो वो मेरे करियर के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू शो था जुबली इंश्योरेंस का। एंड आई ऑलवेज थैंक देम। वहाँ पर स्पेशली मिस्टर उस्मान कैसर हैं,
जिन्होंने एक्चुअली मुझे स्पॉट किया था एक साल पहले स्टेडियम में ही, और उसके बाद मैं वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे इधर लेके आए। जहां तक बिलाल और फवाद के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, दोनों के साथ बड़ी अलग ही किस्म की, ऑब्वियसली जब आप काम करते हैं आपकी वैसे भी दोस्तियां हो जाती हैं, जानते हैं हम एक दूसरे को पहले से वैसे ही। बट बिलाल के साथ ये है कि बिलाल वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हेल्पिंग, हमेशा ही इज राइट देयर व्हेनेवर यू नीड हिम, व्हेनेवर यू नीड हिज गाइडेंस, व्हेनेवर यू नीड हिज एडवाइस। तो बिलाल जो है वो कभी भी वो नहीं करते कि मैं हीरो हूँ और उस तरीके का, तो बिलाल का वो वाला नहीं है। डिटो फवाद आलम। फवाद जितने बड़े प्लेयर मुझे लगते हैं और जितने बड़े प्लेयर वो हैं, उससे बड़े वो स्टार हैं। और वो स्टार, मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बिहेवियर में, बिकॉज जितने हम्बल और डाउन टू अर्थ फवाद हैं, आई गेस मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है, एंड इज सो मैच्योर। I don't have words actually फवाद के लिए, because I just want him to play in team पाकिस्तान। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, I think इससे बड़ा गिफ्ट उनके लिए और कुछ नहीं होगा, और इससे बड़ा गिफ्ट पाकिस्तान के लिए और कुछ नहीं है। अली, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ 2 मिनट। जी सर, ये आप समझते हैं फवाद आलम जो है, फवाद आलम, इनके साथ थोड़ी सी ज्यादती नहीं हुई? क्योंकि इनकी फर्स्ट क्लास में जितनी परफॉर्मेंसेस हैं, और इसके बावजूद इनको बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, और अब भी जाके इनको पता नहीं आगे मिलता है या नहीं मिलता चांस। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, मैं फवाद के लिए मैं ये कहूंगा, देखें हम जब कहते हैं ना कि डोमेस्टिक को इज्जत दें, तो डोमेस्टिक को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है, परफॉर्मर्स को इज्जत देनी चाहिए। हमारा पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है, ऑफ कोर्स PSL इज देयर और वहां से हम परफॉर्मर्स उठा रहे हैं, व्हिच इज गुड। पाकिस्तान सुपर लीग ने पाकिस्तान क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, इसमें कोई शक नहीं है। बट साथ साथ जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है और उसके जो प्लेयर्स हैं, आई फील एंड आई गेस उनको इक्वल लेवल की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए। सो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो फवाद आलम बहुत पहले टीम में आ जाते, बट देर आए दुरुस्त आए। लेट्स होप के अभी पाकिस्तान इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें हम उनको एक्शन में देखें, जो हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो एक्शन में देखेंगे। सर, ये क्या वजह है कि फवाद आलम को PSL में भी नहीं लिया सिलेक्ट, किसी टीम ने भी सिलेक्ट नहीं किया, बावजूद इसके उनके डोमेस्टिक में, वनडे में फर्स्ट क्लास में, और T20 में भी उनका अच्छा स्कोर है। सर यहाँ पे मेंशन कर जाऊंगा, हारिस सोहेल को भी किसी ने सिलेक्ट नहीं किया था PSL में इस साल। जी 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 जी। सो फवाद का जहां तक केस की आप बात करें, देखें यहाँ पर PSL में सबसे बड़ी चीज होती है कि फ्रेंचाइज जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लेयर्स को पिक करने के लिए। तो अगर कोई फ्रेंचाइज पैसे इन्वेस्ट कर रही है, उनको हम फोर्स नहीं कर सकते या उनको हम नहीं कह सकते कि आपने इस प्लेयर को सिलेक्ट क्यों नहीं किया और उस प्लेयर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। तो वहां पर आके तो देखें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। बट जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात आती है तो हम जरूर उस पर बात कर सकते हैं कि इस प्लेयर के साथ जैसे आपने कहा कि नाइंसाफी अगर हो रही है तो वहां पर हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फॉर अ फ्रेंचाइज, जैसे एग्जांपल देते हैं, इमाद वसीम जो है वो कराची किंग्स के कैप्टन थे, जबकि बाबर आजम जो है आपके नेशनल टीम के कैप्टन है, लेकिन वो PSL में किसी टीम के कैप्टन नहीं थे। वहां पर आप जाके किसी फ्रेंचाइज से ये नहीं कह सकते कि यार ये तो आपकी नेशनल टीम का कैप्टन है तो ये इधर कैप्टन क्यों नहीं बना। तो वो देखें वो उनकी पर्सनल अपनी मर्जी होती है, वहां पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें, मैंने जैसे एक लाइन में अगर मैं सम अप करूं, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को इज्जत देनी चाहिए, बस मैं ये कहूँ। ठीक सर। सर अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। जो डोमेस्टिक सिस्टम मतलब इमरान खान साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, मतलब 6 रीजन वाला, उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैंने इनिशियली भी, मैं पहले भी एक बात ये कर चुका हूं और अभी भी ये कहूंगा, देखें हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ अगर नई चीज आई है उसके बेनिफिट्स भी होंगे और उसके नुकसान भी होंगे। अब हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये हम बात करते हुए आए हैं कि डोमेस्टिक सिस्टम में बेहतरी की जरूरत है, ज्यादा कंपेटिटिव होने की जरूरत है, ठीक है। उसमें हमने एक दो चीजें और भी ऐड की हैं, ग्राउंड्स बेहतर, पिचेस बेहतर हो, लेकिन ओवरऑल हम क्या बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, मैं एक कॉमन मैन की जबान में कह रहा हूं, वो कहता है स्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर को सही करने की जरूरत है। अब द प्रॉब्लम इज, अब मैं इसको दो नजरिए से देखता हूं। एक नजरिया ये कि जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ तब सबने अग्री करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो अपने रिजल्ट्स भी दिखाए, क्योंकि स्ट्रक्चर जब आता है और इंप्लीमेंट होता है उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। तो हमने तो वो टाइम उसको दिया ही, ठीक है ना। दूसरा ये ऑब्वियसली उसकी वजह से
अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई, जो प्लेयर्स जो हैं जिनका जो काम जिनको मिलता था, जिनका रोजगार था, डेफिनेटली देखें उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ये एक मुश्किल चॉइस है। अगर यही स्ट्रैटेजी जो अभी अपनाई गई है ये हम अगले 2 साल में देखते हैं कि सक्सेसफुल हो जाती है, तब भी हम क्या बैठ के इस वक्त यही बात कर रहे होंगे कि वो प्लेयर्स कहां गए। मैं देखें ये सैडली मैं थोड़ा इनसेंसिटिव इस वक्त साउंड कर रहा हूँ, जो मैं नहीं चाह रहा कि मैं साउंड करूं, बट इसके में जैसे मैंने कहा 2 नजरिए हैं, हर चीज के प्रोज और कॉन्स होते हैं। इसके भी कुछ प्रोज हैं। प्रोज ये है कि प्रोज मैं अभी इसलिए नहीं बोलना चाह रहा क्योंकि अभी ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है, हुई है, टाइम लगेगा। लेट्स गिव देम टाइम एंड सी कि ये किस तरीके से आगे बढ़ती है। स्ट्रक्चर की चेंज की बात हमने सबने की है, लेकिन जब किसी ने आके वो चेंज करने की कोशिश की तो हम फौरन क्रिटिसिज्म भी शुरू कर दिया। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम हार्श हो जाते हैं और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी ना किसी चीज की होती ही है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो हमें देखना पड़ेगा कि अगर ये सक्सेसफुल हो गई तो मेरे हिसाब से इट्स गोना बी अ बिग 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 अचीवमेंट और बहुत बड़ी जीत होगी ये पीसीबी के लिए, इमरान खान के लिए। सर अब जो सवाल होगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपकी फेवरेट टीम कौन सी? अगर आपको लाहौर कलंदर के साथ काम करने का मौका मिले तो कैसा लगेगा आपको? क्योंकि सर वो मेरी बड़ा फेवरेट टीम है ना। हमारी भी सर। आप इस्लामाबाद में रहते थे, आपकी लाहौर फेवरेट टीम है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों है भाई? सर वो मैं बाय बर्थ मेरी वहां पे हुई थी, मैं काफी मतलब उसमें दिल वगैरह लगा था लाहौर में कि लाहौर लाहौर बस। और मैं सर वैसे पंजाबी हूँ तो लाहौर को बोल के। अच्छा, तो ये वाला फैक्टर है। मुझे देखें किस लाहौर ऑफ कोर्स पहले तो राना साहब जो हैं वो आपको पता है कि कितने एंटरटेनिंग हैं, और पिछले सीजन में, खैर इस सीजन में वो हमें नहीं देखे स्टेडियम्स में, वरना हम लोग बड़ा वैसे ही उनको देख के उनके रिएक्शंस को देख के बड़ा एंटरटेन होते थे। एंड लाहौर कलंदर्स ऑफ कोर्स अगर काम करने का मौका मिलेगा क्यों नहीं करेंगे, काम करने में कोई बुराई नहीं है। स्पेशली लाहौर में जो है वो मेरे एक बड़े ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं और मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। मोहम्मद हफीज जो है उस टीम में होते हैं, तो व्हाई नॉट लाहौर कलंदर्स में उनकी वजह से मुझे लाहौर कलंदर्स वैसे ही बड़ी पसंद है। यूशा, आप पे कोई सवाल आते हैं सर से या फिर फैन के सवाल शुरू करें? सर मेरा एक सवाल है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि राना साहब जो हैं उनको इस दफा पीएसएल में इसलिए नहीं आने दिया क्योंकि उनको एक बाबे ने मना किया है कि वो पीएसएल में आएंगे तो फिर से वो हारना शुरू कर देंगे, वो अपने आप को छुपा के रखेंगे। तो इस पे आप क्या तब क्या ये बात सच है या? यार मुझे ये तो नहीं पता ये सच है या झूठ है, लेकिन अगर ये बात सच है तो उस बाबे से मैं भी मिलना चाहूंगा क्योंकि स्ट्रैटेजी तो काम कर गई। सही बात। तो आप सर फैन से क्वेश्चन का शुरू कर लें। बिल्कुल करें, बिल्कुल। सर अब्दुल्ला खान ने पूछा, आपकी बाबर आजम से दोस्ती किस तरह की है? बाबर से मेरी दोस्ती नहीं है, कैजुअल, बस एक सलाम दुआ, अगर हम स्टेडियम में मिल लेंगे तो इट्स गोइंग टू बी दैट काइंड ऑफ थिंग। होटल में कभी अगर हम इधर उधर गुजर गए एक दूसरे के रास्ते में तो इट्स गोइंग टू बी सलाम दुआ। दोस्ती बाबर से ऐसी कोई और नहीं। कोई ऐसा वाकया अगर आपका कभी हुआ हो बाबर के साथ, कोई इंसिडेंट? बाबर के साथ जी बाबर के साथ एक इनफैक्ट बाबर जितने बाबर को देख के लगता है ना कि वो कुछ नहीं वो बोलते और वो कुछ नहीं करते, तो मस्ती उनमें थोड़ी सी मौजूद जरूर है। थोड़ा सा शाय लगते हैं मुझे याद है शाय, हाँ वो है, मतलब मैंने भी जितना मेरा कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बट एक इनकाउंटर जो मुझे नहीं भूलता है। सो हम दुबई में थे लास्ट ईयर, पीएसएल चल रहा था और दो मैचेस के बीच में गैप जो होता है उसमें एक टीम के प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दूसरी टीम के जो है ना वो इंटरव्यूज और वो सेरेमनी और वो सब चल रही होती है। तो मुझे याद है आई वाज अबाउट टू स्टार्ट माय इंटरव्यू, मैं मैन ऑफ द मैच का इंटरव्यू करने वाला था वहां पर। कराची किंग्स की साइड में प्रैक्टिस चल रही थी एंड बाबर वाज हिटिंग द बॉल ऑन द नेट्स, जोर से ना शॉट वो मार रहे थे। तो मैं बाबर की तरफ मुड़ा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू मेरा शुरू होने वाला था, मैं मुड़ा हूँ, बाबर भाई मेरा इंटरव्यू है, हल्के से शॉट मारी यहाँ मुझे लग ना जाए। मैंने उसको सिर्फ ऐसे ये बोला है। मैंने जैसे ही इसने बोला है उसने और जोर से शॉट्स मारना शुरू कर दिए नेट पे और मैंने उसकी तरफ देखा है तो ही गेव मी दैट वो स्माइल, एक स्मर्क होती है, स्माइल होती है, स्माइल दिए। शायद दूर से जरूर लगते हैं लेकिन उनकी एक एंटरटेनिंग साइड भी है, बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग, मेरी उनसे कोई बहुत दोस्ती या कुछ इस तरीके की नहीं है, लेकिन फिर भी एक आप देखें उस तरीके का एक फन एलिमेंट उनमें मौजूद है। तो सर अब दूसरा सवाल है फिजा अहमद की तरफ से, वो पूछती हैं, सर आप अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं?
फिटनेस का ख्याल मैंने अभी नई चीज क्रैक की है, जो इनफैक्ट मुझे बिलाल अशरफ ने ही जिसके लिए मोटिवेट किया है, वो है मैं रोज जो है आई वॉक एवरी डे। मैंने कोई एक नंबर बनाया हुआ है कि 5 से 10 किलोमीटर मैं रोज जो है वॉक करता हूँ, और आई थिंक वो मुझे काफी हेल्प आउट कर रहा है शेप में रहने में। लोग कहते हैं ना वॉक से क्या होगा, बट इट डज वर्क, तो मेरे लिए इट इज वर्किंग। अगर किसी ने ट्राई करके देखना है, आप आई थिंक 1-1.5 महीना अगर आप करेंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग दोस रिजल्ट्स। वो कंसिस्टेंट भी रहता है और मुश्किल भी नहीं है, तो और अच्छा है। मेरे जैसे मैं बड़ा लेजी हूँ इस मामले में, तो मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि सिर्फ आपने क्या करना है, चलना है जाना। सर अमजद पूछते हैं आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है, या फुटबॉल या क्रिकेट? इसका भी जवाब देना पड़ेगा, ऑब्वियस नहीं है। मैं सिर्फ अब काम नहीं कर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लिविंग माय ड्रीम। क्रिकेट मैं बचपन से मेरे लिए एक पैशन की तरह था, ठीक है ना, कि मैं जिस तरीके से, मैं फील्ड में तो बहुत बाद में आया हूँ, बट हमेशा इट वाज, मैंने इस फील्ड को कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा करियर बनेगा, बट इट वाज ऑलवेज लाइक ड्रीम कि मैं क्रिकेट ग्राउंड में बैठ के देख लूं, स्टेडियम में बैठ के देख लूं, क्राउड में बैठ के देख लूं। बट आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड, मुझे उससे ज्यादा आगे ले गए जितना मैंने सोचा था। सर मेरी और आपकी तो स्टोरी सर तकरीबन सेम ही है, लेकिन मैं फील्ड में जरा पहले आ गया हूँ आपसे। आप माशाल्लाह, यू वेरी गुड आल्सो। पहले भी आए, आप आगे भी रहेंगे। यूशा क्या कह रहे थे? जब मैंने कहा कुछ कह रहे थे यूसुफ जी? आप करें सवाल करें। नहीं नहीं, अब आपको सवाल करें, आप बहुत देर से खामोश बैठे हुए हैं। पूछ ले, आप पूछ लो। मैं सर आप कभी खुद खेले हैं, मतलब जिस तरह किसी क्लब से या किसी इस तरह की टीम से प्रॉपर क्रिकेट कभी खेले किसी क्लब वगैरह से, जहाँ पर सही शौक डेवलप हो उससे? जी 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 जी, मैंने बहुत बिल्कुल, मशहूर है टीम। मैंने टेप बॉल तो ऑफ कोर्स खेले। टेप बॉल तो अगर कराची में किसी ने नहीं खेला हुआ है तो देन मैं आई रियली डाउट कि वो क्रिकेट के फैन है भी। टेप बॉल तो ऑब्वियसली खेला हुआ है जी, मैंने हार्ड बॉल से भी खेला हुआ है। मैं नया बॉल से ओपनिंग बॉल करता था, नया बॉल। बट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मैं थोड़ा सा क्रिकेट से बैक ऑफ हो गया, खेलने से, देखने में नहीं। नेट्स करते हुए असगर अली शाह एक स्टेडियम है कराची में, नाजमाबाद में, और वहां पर मैं नेट्स कर रहा था और मेरा जो है मुंह फट गया था बॉल से। तो वो वो जो बॉल से एक बार जो मुंह फटा था ना, उसके बाद खेला मैंने, उसके बाद भी क्लब क्रिकेट खेली, लेकिन वो एक रिलक्टेंस जरूर आ गई थी कि जब आपको एक बार वो बॉल लगती है ना, तो वो थोड़ी सी एक उसके बाद मैं सीरियसली उसको परस्यू उस तरीके से नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं, क्योंकि ड्रीम जैसे हर पाकिस्तानी लड़के की होती है कि क्रिकेटर बनना है, ड्रीम उसी तरीके की थी, खेल भी रहा था। बट आई थिंक उस इंसिडेंट के बाद थोड़ा सा है ना वो डाई डाउन हो गया। बट God had some other plans, और डायरेक्टली फील्ड पे नहीं तो इनडायरेक्टली मुझे दूसरे तरीके से फील्ड पे ले आए। सर हमजा खान पूछते हैं आपके पसंदीदा खाने कौन से हैं, बिरयानी या फिर फिटनेस वगैरह के हेल्दी खाने आप पसंद करते हैं? हेल्दी खाने मजबूरी में खाता हूँ, जब वेट बढ़ जाता है, जब वो मजबूरी में। पसंद के खाने पूछे, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, मुझे पाए बहुत पसंद है, और आई थिंक लाहौर कलंदर्स के फैन है और लाहौर में आप पैदा हुए हैं तो आपको पाए का तो पता ही होगा। मुझे निहारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव ऑल दीज देसी डिलिशियस फूड। उसके अलावा फिर अगर आप आ जाए, मुझे बर्गर्स भी फिर उतने ही अच्छे लगते हैं, मुझे पास्ता भी उतने ही अच्छा लगता है। हेल्दी खाने मुझे पसंद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, वो मैं मजबूरी में जब मुझे खाना पड़े तो खाना पड़े, वरना मुझे ये सारी फैटनिंग चीजें जो मजे से वेट बढ़ाती हैं वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा सर, जब भी रिसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी ऐड कर लें। बिल्कुल ऐड करें आप, जो जो आपके सवाल आ रहे हैं आप बिल्कुल ऐड करें। सर वो पूछ रहे हैं कि आबिद अली वर्सेस इमामुल हक किसको मतलब चांस मिलना चाहिए इंग्लैंड के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ देखें, अगर मैं मेरिट पे और परफॉर्मेंस पे अभी टेस्ट मैचेस में देखूं और टेम्परामेंट पे देखूं, मुझे आबिद का टेम्परामेंट बहुत ज्यादा पसंद है। आबिद एज अ प्लेयर आई थिंक इज अ वेरी वेरी सॉलिड प्लेयर। और शान मसूद जो है, वो शान मसूद के मैंने देखा है कि ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर। तो शान मसूद के साथ अगर किसी को पार्टनर अप करना है, और वो जो उनको थोड़ा सा गाइड भी कर सकें, बिकॉज उनकी जो शॉट्स हैं वो फिर भी लिमिटेड रेंज में ही रहते हैं शान मसूद के, तो आई थिंक आबिद जैसा पार्टनर होगा तो वो उनको थोड़ा गाइड भी कर सकेगा। सर शयान पूछ रहे हैं मोहम्मद आमिर का फ्यूचर आप किधर देख रहे हैं अभी?
मोहम्मद आमिर का फ्यूचर जो है मुझे T20 में तो ब्राइट दिखता है, लिमिटेड ओवर्स में मुझे वो फिर भी ब्राइट दिखता है, बट टेस्ट मैचेस ऑब्वियसली एज ही सेड दैट ही डजंट वांट टू प्ले, वहां तो वो, एंड आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन, बिकॉज अगर एक प्लेयर फील कर रहा है कि उसकी फिटनेस उसको इजाजत नहीं दे रही है, पीपल टॉक अबाउट एज के यंग है तो उनको खेलना चाहिए था, इट्स नेवर अबाउट द एज, इट्स योर बॉडी, आपकी बॉडी आपको बताती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। अ प्लेयर लाइक मिसबा उल हक जिन्होंने अपने 40s तक खेला, वो फिट थे। मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक जो इस वक्त तक खेल रहे हैं, दे आर ऑलमोस्ट टचिंग देयर 40s, वो फिटनेस का लेवल उनका इतना है कि उनको इजाजत देता है। खैर फास्ट बॉलर, ये कंपैरिजन सही इसलिए नहीं है क्योंकि फास्ट बॉलर वर्सेस हम बैट्समैन स्लैश ऑलराउंडर को कंपेयर कर रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कह रहा हूँ कि एक प्लेयर की बॉडी उसको जितनी देर खेलने की इजाजत देती है और जिस फॉर्मेट को खेलने की इजाजत देती है, आई थिंक वी शुड टोटली रिस्पेक्ट दैट, सो दैट इज हिज पर्सनल चॉइस। सर काशान पूछ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह, किसको प्रेफर करेंगे T20 टीम के लिए? शाहीन, नसीम, आई थिंक दे बोथ आर एक तो फिनोमिनल, दोनों के दोनों। और T20 में अगर मुझे चूज करना हो इन दोनों में से किसी एक को खिलाने पे, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन शायद चूज शाहीन T20 टीम में इस वक्त की बात कर रहे हैं। सर मलिक साद जावेद पूछ रहे हैं अभी जो अपकमिंग विकेट कीपर हैं जैसे ज़ीशान अशरफ हैं या फिर कोई और रिजवान वगैरह, तो इनमें से मतलब किसको चांस मिल सकता है T20 के अंदर? देखिए पहले तो इनिशियल प्लानिंग होनी चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप के लिए। T20 वर्ल्ड कप खैर अब वो नेक्स्ट ईयर हो रहा है 2021 में, बट अभी भी इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकें। और नहीं, T20 वर्ल्ड कप अभी आई थिंक कोई इसकी डेट नहीं आई है, सॉरी आई एम नॉट टू श्योर कि उसकी डेट अभी तक कोई नहीं आई है। हाँ, सो T20 वर्ल्ड कप के लिए, हाँ वो मैं ऐड करता हूँ बाद में, आप बोलने हाँ, T20 वर्ल्ड कप के नजरिए से अगर मैं देखूं तो मैं आइडियली अगर इस साल वर्ल्ड कप होता तो मेरे दिमाग में था कि ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है तो कामरान अकमल का ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है बैटिंग का भी, इज अ गुड बैट्समैन, प्लस आई थिंक वो कीपिंग भी वहां पर डिसेंट कर सकते थे। सो मैं प्रेफर करता कि T20 में फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है किसी नए प्लेयर को एक्सपेरिमेंट करने का, तो आई वुड हैव रादर गॉन विद कामरान अकमल, बट ऑब्वियसली बैकअप पे हमारे पास मौजूद हैं। अभी ज़ीशान इज स्टिल न्यू। वर्ल्ड कप अगर एशियन कंडीशंस में होता ना तो मैं कहता भी कि ठीक है, आप इस लड़के को खिला सकते हैं या वो कर सकते हैं, लेकिन एशियन कंडीशंस में नहीं है तो फिर आप कोई नया न्यू ट्रायल एंड एरर करके आप प्लेयर नहीं लेके जा सकते। आप एक ऐसे प्लेयर को लेके जाएं जिसको एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। सर तो सर ये उमर अकमल के जो स्कैंडल चल रहे हैं आजकल बार बार, ये भी एक सवाल आया है। उमर अकमल जो बार बार अभी भी उन पे 3 साल की पाबंदी लग गई है, वो फिर बार बार अपील दायर करी जा रही है, उनके साथ जिस तरह क्यों होता रहता है? हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल आ जाता है। उमर का मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक तो इतना टैलेंटेड प्लेयर, जिस तरीके के उसके शॉट्स हैं, जिस तरीके के उसने गेम्स खेले हैं, जब भी उसने अपनी ग्लिम्स दिखाई है कि वो किस तरीके के प्लेयर बन सकते थे, एज अ क्रिकेट फैन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ कि एक अच्छा प्लेयर जो है वो अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर पाया। ऑब्वियसली he needs to work on himself, सीधा बात है कि he needs to work on his on his attitude and जिस तरीके के वो हैं, he needs to work on it. He's a wonderful player, but अगर उसको सही कर देना so I think he can be a great prospect जो पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। सर जो आपने कामरान अकमल की भी बात की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमको T20 में मतलब कर सकते हैं एक्सपीरियंस, तो सर बहुत सारे मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कामरान अकमल ने कभी बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं करके दिखाया बड़े इवेंट में। देखिए तो ये बाकी चले कामरान अकमल की अगर हम बात कर रहे हैं, मैंने आई रिमेम्बर मैचेस जो कामरान अकमल ने पाकिस्तान को जितवाए हैं, एंड इन T20 वी वुड वांट एक सॉलिड ओपनर जो हिट कर सके, ठीक है ना। तो अगर हम बाकी प्लेयर्स की भी बात करते हैं तो वो उन्होंने बिग स्टेज पे उन्होंने भी कोई मैच ऐसा जितवाया है, स्पेशली इन कंडीशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया। अगर ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस नहीं होती ना तो मैं ये बातें नहीं कर रहा होता, लेकिन कंडीशंस ऐसी हैं जो एक नए बंदे को या एक ऐसे बंदे को जिसकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है उसको परेशान करेगी। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वीक लिंक, हम एक ऐसा बंदा लेके जाएं जिससे हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि उन कंडीशंस में जाके स्कोर करेगा। सर एक और सवाल है, थोड़ा टची सवाल है कि आप मैच फिक्सर्स के लिहाज से क्या सोचते हैं कि उनका कमबैक दोबारा करवाना चाहिए या फिर नहीं? यार जब सजा हो गई है और माफ कर दिया है
और डिसाइड करने वालों ने उनको वापस ले आए हैं। मैं इसमें सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है सबके लिए सेम होना चाहिए। अगर लाए हैं तो फिर आप सबको लाएं, और नहीं लाए हैं, नहीं लाना है तो रोक दें। तो ये आई थिंक डिसीजन मेकर्स के हाथ में है कि वो इसको किस तरीके से लेके जाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ट्रीटमेंट सबके लिए बराबर होना चाहिए, कि अगर एक इंडिविजुअल वापस आया है तो ये नहीं हो सकता कि उसके साथ बाकी जो 2 इंडिविजुअल बैन हुए थे उनको वापसी का मौका नहीं मिल रहा, तो वो वहां पर गलत है। अदरवाइज अगर आप कहते हैं कि सबको बैन करना है तो फिर यस, बैन एवरीवन, दैट्स ये डिसीजन मेकर्स के हाथ में। बट फैसला एक अलग अलग हर किसी के लिए अलग अलग रूल नहीं होना चाहिए। तो यूशा तुम्हारा कोई सवाल है? आपकी क्या राय है कि इनको बैन कर देना चाहिए या इनको मौका देना चाहिए वापस आने का? डिसीजन मेकर्स तो चले बाद में आते हैं ना, आपकी अपनी क्या राय है? मेरी पर्सनल राय की अगर बात करें, देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एज एन इंडिविजुअल हैव नो राइट टू कमेंट। जब अगर किसी ने अपनी सजा पूरी कर ली है, मतलब हम इफ वी आर मुस्लिम्स, तो हमारा मानना ये है कि माफ करना और वो सब करना अल्लाह के हाथ में। तो मेरा तो राइट नहीं है, मेरे खुद नहीं पता कि मेरे खुद कितने गुनाह हैं, क्या है, कि मैं किसी पे उंगली उठा के कैसे बोल दूं कि भाई इसको मैं माफ नहीं कर सकता। आई हैव नो राइट टू डू दैट। बट इसीलिए मैंने बोला कि डिसीजन मेकर्स के हाथ में है, दे डू हैव अ चॉइस, कि अगर वो एक सेट करना चाहते हैं कि आगे ये वाली चीज ना हो, तो एक स्ट्रिक्ट रूल सेट करें और नो कम बैक पॉलिसी कर दें, ठीक है। इसके बाद होगा ये कि देखिए अभी होता क्या है कि अगर एक प्लेयर बैन भी हो जाता है तो उसके बाद उसको ये होता है कि ठीक है मैं अपना बैन सर्व करके एंड आई विल बी बैक। बट इधर अगर आप ये रूल बना देते हैं कि वंस यू आर कॉट यू आर बैन्ड फॉर लाइफ, तो आई थिंक एक प्लेयर भी 100 बार सोचेगा वो करने से पहले। तो दबी बातों में मैंने आपको बता दिया कि मुझे क्या लगता है इस चीज। सर एक सेकंड लास्ट सवाल बस मैं पूछ लूं कि सर यूनुस खान को जो बैटिंग कोच अपॉइंट किया, तो इस लिहाज से हमारी कोई बैटिंग वगैरह में कोई तब्दीली वगैरह आएगी? देखिए बैटिंग इस लेवल पे आके ना कोई पूरा चेंज नहीं हो जाता, ठीक है ना। इस उम्र में आके और इस लेवल पे आके पूरी बैटिंग या टेक्निक आपकी चेंज नहीं हो सकती, और वो भी इन सच अ शॉर्ट स्पैन। यूनुस खान का इंग्लैंड में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उन्होंने वहां पर अच्छी बैटिंग की है, तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको वो अच्छी तरीके से गाइड कर सकेंगे, उनको समझा सकेंगे कि इस पिच पे किस तरीके से खेलना है। अभी हम वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की वैसी सीरीज देख रहे हैं जिस तरीके से वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ठीक है ना। तो हमारे बॉलर्स को क्या करना होगा वहां पर, वो भी उनको गाइडेंस मिल रही होगी। दूसरा, हमारे बैट्समैन को अब जो है वो यूनुस भाई ज्यादा वैसे भी कर सकते थे, अब जो है कंडीशंस देखने के बाद ज्यादा बेहतर तरीके से बता पा रहे होंगे कि हाउ टू डील विद ऑल दिस, बिकॉज इंग्लैंड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बगैर प्लान के तो आएगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, आई सी दिस एज अ गुड मूव। बट इससे कोई पूरा आप ये अगर उम्मीद कर रहे हैं कि शान मसूद जो है वो अफरीदी की तरह बैटिंग करने लग जाएंगे और आबिद अली जो है वो हर बॉल पे छक्के मार रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बेसिक वो होगा कि हेल्प करेंगे कि किस तरीके से खेलना है, इन पिचेस पे सर्वाइव कैसे करना है, एडवांटेज किस तरीके से उठाना है, क्योंकि अब सलाइवा यूज नहीं कर सकते, उस चीज का एडवांटेज किस तरीके से उठाना है। तो आई थिंक वो एक प्लान उनको अच्छा मिल जाएगा, अगर एग्जीक्यूट कर लेंगे तो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। सर अभी आपने बात की इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मैचेस की, तो सर रमीज राजा मतलब सर ने बताया था कि वीडियो में अपने यूट्यूब में कि इंग्लैंड के प्लेयर ने काफी ज्यादा मतलब नए प्लेयर इंट्रोड्यूस करवा दिए अपनी बैटिंग लाइनअप में, इसका उनको बहुत ज्यादा मतलब काफी मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है, तो इस हवाले से आपका ख्याल है? देखिए इंग्लैंड, टीम्स लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, वो मैंने देखा है कि वो 1 या 2 सीरीज को नहीं देख रहे होते, दे आर मेकिंग अ लॉन्ग टर्म प्लान। मैं इंग्लैंड को आपको रिलेट इसी से करके बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया बीच में देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्ट्रगलिंग, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जिस वक्त अपनी नई टीम बना रहा था, एंड वो जो स्ट्रगल का पीरियड है वहां पर सबने कहा ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल आ गया, ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गई, बिकॉज देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑस्ट्रेलिया शुड डोमिनेट एवरीवेयर, ठीक है। तो वो जब एक डाउनफॉल वाला एक छोटा टाइम पीरियड आया ना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी टीम में नए लोगों को डाल रहा था और अपनी टीम वापस बिल्डअप कर रहा था, सो दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, वो प्लान करते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप प्लान कर रहे होते हैं, वो पैनिक नहीं करने लगते। हमारे जैसे हम अपने इधर देखते हैं कि हमारे यहाँ हम 1 या 2 सीरीज हारते हैं, हमारे यहाँ पैनिक शुरू हो जाता है, इसको हटा दो, उसको कर दो, उसको चेंज कर दो, उसको चेंज कर दो। सो वो पैनिक का बटन जब आप दबाते हैं ना, दैट मीन्स आपका प्लान नहीं था। अगर प्लान है तो चुपचाप कंटिन्यू करें,
और वो आपका प्लान जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखेगा सही होता हुआ। लेकिन वो जो चेंजेस आप करते हैं, आप यंग प्लेयर्स जो लाते हैं और अपनी टीम में जो आप उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, दैट इज बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। आप अगले 5-8 साल के बारे में सोच रहे होते हैं, इंस्टेड आप अगले 1 साल के बारे में नहीं सोच रहे, आप अगले 8 साल के बारे में सोच रहे हैं। और तो सर आई ऐसी थिंक ऐसी एग्जांपल्स टाइम लेनी पाकिस्तान में पड़ेगी। बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, जिस तरह हुसैन तलत है, साहिबादा फरहान है, फहीम अशरफ है। इनका डेब्यू करवाया लेकिन कुछ हो नहीं पाया आगे। एक दो सीरीज खिलवाई, जिस तरह हुसैन तलत को खिलवाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ और वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन कराची, लेकिन उन्होंने परफॉर्म किया था, लेकिन उनके पास पीसी भी आगे कंटिन्यू पता नहीं क्यों नहीं किया। देखिए व्हाट आई वुड से इज वही कि कंसिस्टेंसी जो है इज द की। अगर आप एक प्लेयर को पिक करते हैं, सबसे पहली चीज आप एक प्लेयर को पिक करते हैं, आप उसको बोले भाई यू आर गोइंग टू बी इन द टीम फॉर द नेक्स्ट 5 सीरीज, चाहे आप परफॉर्म करें या ना करें, अगले 5 सीरीज तक आप टीम में रहेंगे। उसके बाद वो प्लेयर जो है वो जो पहली सीरीज खेलने जाएगा, दूसरी सीरीज खेलते हुए जाएगा, तो वो ये नहीं सोच रहा होगा यार अगर मैंने इस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो मैं बाहर हूं, लेकिन मैंने सर अगले मैच में परफॉर्म नहीं किया तो मैं बाहर हूं। हुसैन तलत की परफॉर्मेंस थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी परफॉर्मेंस थी उसकी। बट आई थिंक प्रॉब्ली जो मुझे लगता है कि वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ प्रॉपर ऑलराउंडर जो हमें अब्दुल रज़ाक के फॉर्म में मिला था, प्रॉपर ऑलराउंडर जो हमें कहीं ना कहीं मोहम्मद हफीज के फॉर्म में मिला था। बिफोर उनके जो एक्शन के ऊपर मसले हुए वो अलग बात हो गई, बट हम आई थिंक उसकी तलाश में जो है ना, वी आर नॉट सेटलिंग फॉर एनीवन। अभी भी हम जैसे फहीम अशरफ के साथ गए हैं, फहीम अशरफ को हमने ड्रॉप किया था फॉर नॉट परफॉर्मिंग, उसके बाद फहीम अशरफ अभी टीम में वापस आए, तो फहीम ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस दे दी है कि वो टीम में वापस आ गए? सर सवाल ये बेसिक बात है ना। उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आमिर यमीन और अमाद बट की अच्छे ऑलराउंडर थे वो भी, बिल्कुल उनको भी मौका मिलना चाहिए था। और सर जहाँ पे आपने बात की ना मोहम्मद हफीज की, तो सर मैं ये कह रहा हूँ हफीज और मलिक रिटायरमेंट ले लेंगे अभी T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो हमारे पास कोई बैकअप इस तरह कोई बैट्समैन नहीं है। एक मुझे नजर आया था साहिबादा फरहान और हुसैन तलत, इसलिए मैंने आपसे बात की थी। जी जी जी, नहीं बिल्कुल दोनों में पोटेंशियल बहुत है। साहिबजादा फरहान मुझे पर्सनली बड़े पसंद है। आई थिंक इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। हुसैन ऑब्वियसली परफॉर्म कर चुके हैं और पीएसएल में भी उन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट मुझे मुझे जो दिख रहा है कि वो जो ऑलराउंडर, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तलाश में घूम रहे हैं ना, वो आई थिंक उनको कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। प्रॉबेबली दैट इज व्हाट आई फील। यूशा आपका कोई सवाल है सर से? फिर आखिरी सवाल करके बस। नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। सर आपका बस एक आखिरी सवाल में पूछेंगे, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स अभी तो पहले पहले तो हम ये दुआ कर रहे हैं कि ये जिस मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, पहले तो ये मुश्किल खत्म हो, बिकॉज काफी प्लान्स, जैसे कहते हैं ना इंसान काफी प्लान्स बनाता है बट आखिरी प्लान जो है वो अल्लाह का ही होता है। तो इस वक्त जो मैंने प्लान्स एटलीस्ट बनाए हुए थे वो इस वजह से सारे फंसे हुए हैं। बट यस, अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो I'd like to continue, एक तो जो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, ठीक है। दूसरा मेरा यही है कि मैं इंटरनेशनली, मैंने ऑब्वियसली इंटरनेशनल सीरीज और वो की हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनेशनली पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करूँ और पाकिस्तान का नाम जितना रोशन कर सकता हूँ मेरे थ्रू, जितनी भी वो हो सकती है पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जो मैं बाहर लेके जा सकता हूँ। तो मेरी कोशिश और प्लान्स यही है कि इंशाल्लाह बस ऐसा कुछ करूँ कि बाहर इंटरनेशनली जाना जाए कि पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तानी ने अच्छे काम किए हैं, बस मेरा ये है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सर हमें ज्वाइन कर, अपना इतना वक्त हमारे लिए निकाला। नहीं नहीं, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच जनाब। फॉर हैविंग मी एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस कमिंग ऑन योर शो। थैंक यू। सर थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।